class 12 students. This is chapter number 8, determination of income and employment, video number 1 of this chapter. So in this chapter I will quickly revise few things, but the new topic, that is the approaches we are going to use to determine the equilibrium level of output by AD and AS approach and S equals to I approach. As you can see, it is from Keynesian theory. He gave two approaches, and about these two approaches we are starting from number 1. How we can determine the equilibrium level. According to Keynesian, an economy is in equilibrium. एक इकोनॉमी बैलेंस में कब होगी? जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल होगी एग्रीगेट सप्लाई के. सो यू हैव टू राइट when aggregate demand for goods and services is equal to aggregate supply during a period of time. So equilibrium is achieved. Now taking a question on the basis of this, कि हम क्या कर सकते हैं. एग्रीगेट डिमांड को हम C+I बोल सकते हैं और एग्रीगेट सप्लाई को C+S बोल सकते हैं, जिसमें C and C कैंसिल होता है और हमारे पास I और S बच जाता है. नाउ यू कैन सी, ये आपको फाइंड आउट करने हैं C+I करके एंड C+S करके. हम जो बात करेंगे वो इसके रिमार्क्स के बारे में बात करेंगे कि C+I निकाल के C+S निकाल के हमारे क्या रिमार्क्स रहते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें C+I और C+S सॉल्व्ड है. नाउ 400 से ऊपर वाले जितने भी हैं AD इज ग्रेटर देन AS, यानी कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से. बट एक पॉइंट आता है जहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि बैलेंस होता है एट बोथ द साइड. दैट इज 400 इज इक्वल टू 400, AD इज इक्वल टू AS. बट बिलो द पॉइंट इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता. AD इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा दिखता है लास्ट के 2 पॉइंट्स में. तो हम एक डायग्राम बनाते हैं जहाँ पे हम दिखाते हैं AD इज इक्वल टू AS. जैसे कि 45 डिग्री एक ओरिजिन पॉइंट है, दैट इज इक्वल बैलेंस्ड पॉइंट है. और हम क्या देख रहे हैं इसमें कि एक्स एक्सिस पे हम इनकम एंड आउटपुट को ड्रॉ करते हैं और एग्रीगेट डिमांड को हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं. ठीक है. और एक पॉइंट जहाँ इंटरसेक्शन होता है बिटवीन AD एंड AS, वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसे हम AD इक्वल टू AS लिखते हैं. इसी डायग्राम को हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे. Now, the first point in the above diagram, AD shows the desired level of expenditure. किसने किया था expenditure? By the consumer. Aggregate supply shows total output of goods and services of the national income. सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा AS कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ओरिजिन फ्रॉम द 45 डिग्री लाइन. लास्ट पॉइंट, दोनों ही AD एंड AS कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग विद ईच अदर एट पॉइंट E, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर the desired spending on consumption and investment is exactly equal to the level of total output. जो बनाएंगे वही लिखेंगे. नाउ अब 2 पॉइंट थे हमारी टेबल पे जहाँ पे AD ज़्यादा था और एक पॉइंट था जहाँ पे AD कम था. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट AD इज मोर देन AS, दैट मीन्स बिफोर इक्विलिब्रियम. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो रही थी. और जहाँ डिमांड ज़्यादा हो रही होती है वहाँ क्या होता है? गुड्स की ज़रूरत हमें ज़्यादा होती है. आप नीचे के ये जो डायग्राम बना है इसको देखेंगे. प्लान इन्वेंट्री फॉल्स, हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और उसने इतना बनाया ही नहीं था, फर्म ने इतना बनाया ही नहीं था, तो उनकी इन्वेंट्री क्या थी? गिर गई. जिसकी वजह से उन्हें क्या करना पड़ा? प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ा. तो हम भी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे. अब आफ्टर इक्विलिब्रियम की बात आई तो वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एक्सेस डिमांड हो रहा था, यहाँ पे एक्सेस सप्लाई हो रही है. तो डेफिनेशन सेम रहेगी. वहाँ पे बाइंग मोर गुड्स, यहाँ पे बाइंग लेस गुड्स. ठीक है. यहाँ पे पहले से ही हमारे पास इन्वेंट्री बची है, वही नहीं बिकी, तो क्या हम और प्रोडक्शन करेंगे? नो. तो प्रोडक्शन हमारी लेस हो जाएगी और जो प्लान इन्वेंट्री हमारी बच गई थी वो राइज की राइज है. इसलिए AD इज लेस देन AS. फाइन.
Okay, now coming on to the second approach, that is SI approach. This is equally the same, जहाँ हमने AD और AS में से ही SI को निकाला था. ये point क्या बोलता है? ये बोलता है the equilibrium level of income is determined at a level when planned saving is equal to planned investment. अब ये कैसे होगा? आप ये सारे देखेंगे, आप S और I को देखेंगे. अब S and I में हमें क्या करना है? अपने रिमार्क्स बनाने हैं. So I will solve this for you, but before that हम एक पॉइंट देखते हैं जहाँ पे आपको S और I इक्वल मिल रहा हो. तो 40 एंड 40 का ही सिर्फ एक पॉइंट है जहाँ पे हमें प्लान सेविंग्स इक्वल्स टू प्लान इन्वेस्टमेंट है. तो मैंने सारे रिमार्क्स में क्या किया, सब जगह क्रॉस लगा दिया, क्योंकि कहीं भी मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा था, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा था. बट एट दिस पॉइंट आई अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल, सो आई पुट अ टिक ओवर देयर. ठीक है, ये पेपर में ऐसे नहीं करना होता, आपको रिमार्क्स लिखने होंगे, बट मेरे को जहाँ इक्विलिब्रियम लेवल दिखा तो मैंने आपको समझाने के लिए टिक लगा दिया. ठीक है. So according to this approach, it is fully satisfactory that the equilibrium level of income is determined at which level, where my planned savings is equal to the planned investment, 40 and 40. Okay, so this is the diagrammatic form how I can make it. Investment 40 थी, same थी सारी लेवल पे, तो मैंने इसे constant बनाया, that is I, and it is also पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. अब सेविंग्स देखेंगे हम, ये थोड़ी सी नेगेटिव भी जा रही हैं, बट अपवर्ड पोजीशन में जा रही हैं. दैट मीन्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. नीचे वाला पार्ट नेगेटिव इज नोन एज दिस सेविंग्स. अच्छा, और क्या है इसमें? एनी पॉइंट, एक इंटरसेक्शन भी हो रहा है हमारा पॉइंट ई पे, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है. अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, इन द अबव डायग्राम आई इंडिकेट्स इन्वेस्टमेंट कर्व, जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस के. क्यों? बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट. हम उस पॉइंट पे भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. And S indicates saving curve which is positively sloped, showing income rises. Income बढ़ रही है, वैसे वैसे savings भी बढ़ रही हैं. Second point, the economy is in equilibrium at point E, where savings and investment curve intersect each other. हो रहा था, point E हमने नाम दिया था. अब at point E पे हम क्या मानते हैं, हमारी X एंटी सेविंग्स इक्वल थी एंटी इन्वेस्टमेंट के. ये क्या होता है समझाने के लिए मैंने आपको ये पुराना वाला नोट दिखाया है. ओके, एक्स एंटी सेविंग्स क्या होती हैं, जहाँ पे हाउस होल्ड प्लान करता है टू सेव एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम. कोई भी इनकम हो, मगर हम पहले से प्लान कर लेते हैं कि हम इतना तो सेव करेंगे. वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ है, वहाँ पे हाउस होल्ड प्लान करते हैं. एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट में फर्म प्लान करती है. क्या प्लान करती है? इन्वेस्टमेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी. क्लियर है दोनों? ओके, व्हेन सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट. अब पॉइंट आया जहाँ पे सेविंग्स ज़्यादा थी, किससे? इन्वेस्टमेंट से. इफ प्लान सेविंग इज मोर देन प्लान इन्वेस्टमेंट, इट मीन्स दैट हाउस होल्ड्स आर नॉट कंज्यूमिंग. इसका मतलब क्या है? हाउस होल्ड उतना कंज्यूम कर ही नहीं रही है एज मच एज द फर्म इज एक्सपेक्टेड. जितना फर्म ने एक्सपेक्ट कर रखा था, तो क्या हुआ? कंजप्शन गिरा, इन्वेंट्री बड़ी की बड़ी रह गई, तो प्रोडक्शन को हमें क्या करना पड़ा? कम, है ना. अगर कंजप्शन होगी ही नहीं तो मैं इन्वेंट्री कहाँ जाएगी? पड़ी रहेगी, तो मैं और क्यों बनाऊंगी? ओके, सो लास्ट पॉइंट, व्हेन सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट. अब सेविंग कम हुई हमारी इन्वेस्टमेंट से. ये कब होगा? इट मीन्स दैट हाउस होल्ड आर कंज्यूमिंग मोर. जब हाउस होल्ड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होंगे, एंड सेविंग्स लेस देन व्हाट फर्म इज एक्सपेक्टेड देम टू. ओके, अब इसमें क्या है? कंजप्शन बढ़ा दी गई और इन्वेंट्री हमारी गिर गई. क्यों? क्योंकि कंज्यूम ज़्यादा हो रहा था, तो जो बची हुई इन्वेंट्री थी वो भी ख़त्म हो गई. तो हमें क्या करना पड़ेगा? मोर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी. सिंपल है ना बेटा. इट मीन्स that household are consuming more and saving less. So that's all for today. I will give you the notes. If there is any problem, you can always ask to me. Thank you for paying the attention. This is all for today.